हेलो गाइस, दिस इज़ भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में, मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपीयर हुआ हूँ, गेट क्वालिफाइड किया है। एमए इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री की फैकल्टी भी हूँ। ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने खत्म कर दिया। इससे पहले मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ कि अनअकैडमी इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं और एक बार सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 3 बार 4 बार ही आप सब जो है देख सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे टीचरों को तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो टॉप टीचरों से आपको पढ़ने को मिल रहा है। एक टीचर का अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरे टीचर का आप उसी सब्जेक्ट से देख सकते हैं। यानी कि आपको पूरा का पूरा एक पैकेज मिलने वाला है। इसके अलावा हर महीने यहाँ पर नए कोर्स लॉन्च होते हैं। आपको डेली आपको क्या है अपडेट करके ही कोर्स लॉन्च होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एमसीक्यूज होते हैं बहुत सारे। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको मिलता है जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री। इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस तो मिल गया, इसके बाद आपको क्या है, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको ट्रैक भी करना पड़ेगा। इसमें मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के टेस्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं। इसके अलावा शेड्यूल आपका जो है आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। यदि आप 7 बजे ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा रहेगा। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। यानी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। सब भाषाओं में आपको टीचर मिल जाएंगे। जिससे भी आपको पढ़ना है उससे आप पढ़िए। ठीक है। आपको नोट्स के लिए पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके अलावा मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आपको अन अकेडमी पे देखना है किस प्रकार से क्लासेस होती हैं, तो बहुत सारी क्लासेस वहां पर फ्री पड़ी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर जो फीस है वो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का कोर्स है। अभी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए, अगर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स का देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले 3 महीने का जो कोर्स है वो ले सकते हैं। तो उसकी फीस है वो 20,000 रुपये है। और ऐसे जो स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन में है और ग्रेजुएशन के बाद क्या है ड्रॉप ले रहे हैं, तो वो 1 साल का कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा 2 साल का कोर्स भी ले सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि 2 साल का कोर्स आप लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है आपको सारी की सारी चीजें एक लंबे समय के लिए हो जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी एक लंबा समय मांगती है आपको। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये फीस है, देखो फीस आपकी कितनी है, 48,000 रुपये आपकी फीस है। लेकिन अभी कम हो चुकी है। यानी कि 1 साल की फीस है वो 36,000 रुपये है और 2 साल की जो फीस है वो 43,000 रुपये फीस है, 43,200 रुपये। इसमें बीके लाइव आपको कोड का यूज करना है, आगे हम लोग जो है वो देख लेंगे। तो ये हमारी बात हो गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज का हमारा टॉपिक है, देखो, मुगलों की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुगलों की मुगलों की हम लोगों ने दक्कन नीति के बारे में बात कर ली थी। मुगलों की हमने राजपूत नीति के बारे में बात कर ली थी। और अब हम बात करेंगे मुगलों की अर्थव्यवस्था के बारे में। देखो, इस पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है। तो इस पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है। इस पोर्शन को भी आपको क्या है ढंग से समझना है और बातें करनी है। ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने कुछ चीजें देख ली और कुछ चीजें छोड़ दी। इससे पहले जो हमारी नीति थी मनसबदारी, मनसबदारी में भी हमारी नीति बची हुई थी। तो मनसबदारी को पहले हम लोग खत्म करते हैं। क्या बची हुई थी मनसबदारी में? मनसबदारी में हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, याद कीजिए, कल जो हमने पढ़ा था वो हमने मनसबदार पढ़ा था। ठीक है। मनसबदार का अर्थ क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया था कि मनसबदार का अर्थ पद होता है। इसी प्रकार से मनसबदार जात, पद और सवार में डिवाइड थे। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जात में और पद में, जात में और सवार में ये डिवाइड थे। ये हम लोगों ने बात की थी। यह मनसबदारों के वेतन और सेवा के पदानुक्रम का सूचक था। तो दूसरा सवार, ये सैनिक उत्तरदायित्व से
सैनिक उत्तरदायित्व को बताया करता था। और जात और सवार के आधार पर मनसबदारों की श्रेणियां होती थी। प्रथम मनसब, सेकंड श्रेणी, तृतीय श्रेणी, या फिर प्रथम मनसब, द्वितीय मनसब और तृतीय मनसब के नाम से भी हम लोग जानते थे। और प्रारंभिक परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। अब हमने बात की थी कि जहांगीर के समय पर थोड़े से चेंजेस आए थे। दो अस्पा सिंगस्पा प्रणाली के नाम से इसको जाना जाते हैं। इसमें जात पद बढ़ाए बगैर सवार पद बढ़ाया जा सकता था। ठीक है, ये चेंजेस आए। इसके अलावा आपको वेतन की मैंने बात की थी कि मनसबदार नगद, जागीर और नगद और जागीर तीनों के रूप में डिवाइड किए जाते थे। प्रत्येक जागीरदार मनसबदार होता था, किंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होता था। थोड़ा सा हम लोगों ने कल का रिपीट किया है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी कि मनसबदारी व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो मनसबदारी का अर्थ क्या होता है, ये पद होता है, ये फारसी शब्द होता है। इसके अलावा यह मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, इसे सर्वप्रथम अकबर ने लागू किया था और इसकी प्रेरणा उसे मुगलों की पद्धति से मिली थी। समझ में आया। इसके अलावा उद्देश्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना था। इसके अलावा नौकरशाही में दक्षता लेके आना था। इसके अलावा कुलीन वर्ग को प्रशासन में शामिल कर उन्हें राज्य का अंग बनाना था, अर्थात सामंत, कुलीन एवं सेना को एक सूत्र में बांधना था। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि मनसबदारों की विशेषताएं। देखो, मनसबदारों से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए क्या है, मनसबदार आपको मालूम होना चाहिए। मुगल काल की सबसे अच्छी जो व्यवस्था मानी जाती है वो मनसबदार व्यवस्था मानी जाती है। और यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आने वाले समय पर भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति और अवनति प्रत्यक्ष रूप से सम्राट द्वारा की जाती थी। और मैंने आपको बताया था कि दो थे यहां पर, मीर बख्शी और एक और था। देखो, मैंने आपको पहले बताया था ना, देखो एक तो मीर बख्शी था, एक तो मीर बख्शी था। ये क्या है, नियुक्ति की अनुशंसा करता था। इसके अलावा ये दीवान वित्तीय विभाग है, ये मनसबदारों के बारे में बताता था कि कितना इसको वेतन मिलेगा, कितनी इसको जागीरदार मिलेगी। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो वेतन और एक जागीरदार। दीवान जो पद है, दीवान जो अधिकारी है, वो निर्धारित करता था। इसके अलावा मीर बख्शी है, वो नियुक्ति की सिफारिश करता था। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के द्वारा इनको नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। कहां पहुंच गए। तो अंतिम रूप से मीर बख्शी, देखो पहले मीर बख्शी है, वो अनुशंसा करेगा। उसके बाद दीवान है, वो वेतन को निर्धारित करेगा। और अंतिम रूप से सम्राट है, वो इसकी नियुक्ति कर देगा। तो मीर बख्शी, ठीक है, याद करना है आपको, मीर बख्शी। इसके बाद हमारा दीवान आता है। दीवान के बाद हमारा आता है सम्राट। सम्राट के द्वारा अंतिम रूप से इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं होती थी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अगर मनसबदारी व्यवस्था है वो दे दी गई तो उसके बेटे को भी वही मनसब प्रदान कर दिया जाएगा। अपनी क्षमता के अनुसार मनसब प्रदान किया जाता था। इसके अलावा मनसबदारों का पद जात एवं सवार के आधार पर निर्धारित होता था। मैंने आपको बताया था कि पद क्या होता है, जात क्या होता है और सवार क्या होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपसे बात की थी जात और सवार के बारे में। तो जात में मनसबदारों का वेतन एवं नौकरशाही में उनके पदानुक्रम का पता चलता था, यानी कितनी जात मिली है, देखो कितनी जात मिली है और कितनी सवार मिली है। यानी कि जात का मतलब कितना वेतन है और सवार का मतलब कितना सैनिक उत्तरदायित्व है। इसके हिसाब से उनका पदानुक्रम, कौन पहला अधिकारी है यानी कि फर्स्ट लेवल का अधिकारी है और कौन सा सेकंड लेवल का अधिकारी है, ये सब हमें जानने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सवार जात पद से ज्यादा नहीं हो सकता था, किंतु जहांगीर के समय दो सी अस्पा प्रणाली तहत जात पद बढ़ाए गए, बगैर सवारों की संख्या में वृद्धि की जा सकती थी। तो ये प्रणाली है, ये भी आपको याद रखनी है, जहांगीर के समय पर आई थी। इसके अलावा मनसबदार का वेतन नगद या जागीर अथवा दोनों में दिया जा सकता था, ये भी हम लोगों ने बात कर ली थी। और क्या विशेषताएं हैं, जात एवं पद के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां बनती थी। कौन कौन सी बनती थी, ये हम लोगों ने देख लिया था पहले वाले लेक्चर में ही। प्रथम श्रेणी
प्रथम श्रेणी के मनसबदारों में जात एवं सवार का पद बराबर हुआ करता था, ये बराबर पद है। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी में सवार पद जात पद के आधे से ज्यादा होता था, ये भी हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही देख लिया था। तृतीय श्रेणी में सवार पद जात पद के आधे से कम होता था। इसके अलावा ये जो नया पॉइंट है, ये नया पॉइंट हमें पढ़ना है कि मनसब की नियुक्ति सैनिक और असैनिक पदों पर की जा सकती थी। देखो, एक तो सैनिक पद होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से सेना में भाग लेते हैं, और एक होता है असैनिक पद। असैनिक पद में क्या होता है कि रोजमर्रा के जिंदगी रोजमर्रा की जो जीवन की जो चीजें हैं उसकी देखरेख करना, इसके अलावा दुर्ग की सुरक्षा करना, इसके अलावा मार्केट में मुद्रास्फीति बढ़ रही है या फिर घट रही है, इन सब चीजों को देखना, ये सब होते हैं असैनिक पद। तो मनसब की नियुक्ति सैनिक और असैनिक दोनों के लिए की जाती थी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जहांगीर के काल में मनसबदारी व्यवस्था में अफगानों को शामिल किया गया था। देखो, ये विशेषता आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। इसके पहले अफगानों को मनसबदारी व्यवस्था प्रदान नहीं की जाती थी, क्योंकि उन पर विश्वास नहीं किया जाता था। हो सकता था कि अफगान जो लोग हैं स्वतंत्र रूप से अपने राज्य की घोषणा कर दें, लेकिन जहांगीर के समय पर अफगानों पर विश्वास विश्वास होना स्टार्ट हो चुका था। तो बहुत सारे ऐसे अफगान शासक थे, सॉरी, बहुत सारे अफगान ऐसे मनसबदार थे जो कि एक ऊंचे लेवल पर लिए हुए थे। इसके अलावा जागीरदारों को अपने राज्य के क्षेत्र के अंतर दी गई जागीर वतन जागीर कहलाती थी, यानी कि उसी के क्षेत्र में दी गई जागीर है, जैसे इस क्षेत्र में वो निवास करता है, उसी क्षेत्र में उसको जागीर प्रदान कर दी, तो इसको वतन जागीर के नाम से जानते थे। इसे राजपूतों को दिया जाता था। देखो, राजपूत, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राजपूतों को उनकी ही जमीन पर जागीर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ही जमीन पर शासन करने का अधिकार मिल जाए। अगर ये मान लो कि जमीन उनकी ये है, अगर उनको मनसब प्रदान कर दिया दूसरी जगह यानी कि पूर्वी क्षेत्र में, तो वो कंफर्ट फील नहीं कर पाएंगे और वो यहां पर नहीं रह पाएंगे, और इसके अलावा वो इस क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो राजपूतों के असंतोष को कम करने के लिए मुगल सम्राट ने वतन जागीर को इंट्रोड्यूस किया। वतन जागीर जागीर क्या होता है यह आपको मालूम चल जाएगा, दे रखा है कि अपने राज्य के क्षेत्र के अंदर ही जागीर प्रदान की जाती है, उसको हम वतन जागीर के नाम से जानते हैं, और मुख्य रूप से इसे राजपूत को दिया जाता था। जहांगीर ने इसी तरह मुस्लिम लोगों को अपने परंपरागत क्षेत्र के अंतर्गत जागीर प्रदान की, जिसे अलत मगा जागीर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखो, ये है हमारा अलत मगा जागीर, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो दो तरह की जागीर हो गई हमारी, एक हो गई हमारी वतन जागीर और दूसरी हो गई हमारी अलत मगा जागीर। ये मुस्लिम से संबंधित है और ये हिंदू राजपूत से संबंधित है ना। तो इन दोनों का मतलब सिर्फ एक ही निकल कर आता है कि अपने जो परंपरागत क्षेत्र होते हैं उसमें अगर उनको मनसबदारी मिल जाती है तो इसको हम जानते हैं वतन जागीर के नाम से और अलत मगा जागीर के नाम से। डिफरेंस बस दो है, वतन जागीर जो होता है वो हिंदुओं के लिए यूज होता है और अलत मगा जागीर है वो मुस्लिमों के लिए यूज होता है। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मनसब की नियुक्ति में खानजादों को प्राथमिकता दी जाती थी। खानजादों उन मनसबदारों के पुत्र थे जो पहले से मुगल की सेवा में थे। ठीक है, तो मनसब प्रदान करने में खानजादों को प्राथमिकता दी जाती थी। अब ये खानजादे कौन है? जो पहले से ही मतलब मनसब लिए हुए हैं, उनके बेटे थे और ये पहले से ही मुगल सेवा में कार्यरत थे। तो इनको इस प्रकार वंशानुगत क्रम में इनको मनसब प्रदान हो जाया करते थे। इसके अलावा शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था में महाना वेतन पद्धति स्टार्ट हुई, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वेतन दिया जाता था शाहजहां के टाइम पर। इसके अलावा बहुत सारे मनसबदार ऐसे थे जिनको जागीर के रूप में भी वेतन दिया जाता था। इसके अलावा मनसबदार की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के काल में थी, जबकि मनसबदार की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि शाहजहां के काल में हुई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है आज का जो टॉपिक है हमारा, लेकिन ये है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं हमारे। तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पर क्या है, हमें चीजें देखनी पड़ेंगी और उस टॉपिक पर हमें क्या है फोकस भी करना पड़ेगा।
अब हमारा जो नया टॉपिक आता है आज का, तो वो है मुगल अर्थव्यवस्था। देखो कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, ये गारंटी मैं आपको देता हूं, लेकिन ये है कि शुरू से लेकर एंड तक आपको सारे लेक्चर देखने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तभी कनेक्टिविटी बन पाएगी। अगर आपका कोई भी लेक्चर छूट जाता है बीच में, तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक हमारा जो कल एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने बोला था कि बाबर का जो पिता है उसको हमने तैमूर बता दिया था, जबकि उत्तराधिकारी बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे लास्ट में। तो बाबर के पिता का नाम तैमूर नहीं अपितु उमर शेख मिर्जा था। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सही आंसर दिया था, तो उनका ये आंसर सही है। तो टेंशन मत लेना, कभी कभी चीजें हो जाती हैं। तो मैं उत्तराधिकारी की बात कर रहा था। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम भू राजस्व नीति के बारे में। तो मुगल काल में आय का सर्व प्रमुख स्रोत कौन था? भू राजस्व। क्यों था भू राजस्व? क्योंकि सर्वप्रथम जो चीजें निकल के सामने आती हैं वो कृषि से ही निकल के सामने आती हैं। ठीक है, उस समय उद्योग इतने विकसित नहीं थे और उद्योग अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार नहीं थे। तो सबसे पहले जो आती है वो कृषि अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, तो कृषि अर्थव्यवस्था के माध्यम से उद्योग विकसित होते हैं और उद्योग के माध्यम से सेवा क्षेत्र विकसित होते हैं। तो मुगल काल में सर्व प्रमुख भूमिका थी कृषि की, और कृषि में सर्व प्रमुख भूमिका थी भू राजस्व की। ठीक है, यानी कि भूमि से मिलने वाला राजस्व। अब ये भूमि राजस्व दो प्रकार से दिया जा सकता था, एक तो नगद वेतन के हिसाब से, या फिर अनाज में आप लोग इसको दे सकते थे। यह उत्पादन में हिस्सा होता था। इसके लिए फारसी शब्द मालवा जिव का प्रयोग होता था। देखो ये भी 7 स्टार है, इसको भी आप लगा लेना। ये भी जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी एग्जाम में। इसके अलावा अबुल फजल ने स्पष्ट किया कि मुगलों द्वारा लिया जाने वाला भू राजस्व संरक्षण एवं न्याय के बदले लिया जाने वाला संप्रभुता शुल्क था। देखो आपको आपको दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। एक तो न्याय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, एक आपको मिलेगा संरक्षण। संरक्षण का मतलब विदेशी आक्रमणकारी आपके सामने आएंगे, वो आपके लिए लूटपाट नहीं करेंगे, उन सभी लोगों से हम आपकी सुरक्षा करेंगे और एक एक अच्छी व्यवस्था आपको देंगे। इसके अलावा जो भी अगर आपके साथ अन्याय होता है तो न्याय का काम भी हम लोग संभालेंगे। तो ये दो चीजों की सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक शुल्क था, संप्रभुता शुल्क। ये शुल्क भी लिया जाता था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि संप्रभुता शुल्क किससे संबंधित था? संरक्षण और न्याय के बदले दिया जाने वाला शुल्क था। इसके अलावा अकबर के काल में शेर शाह की जब्ती पद्धति को सुधारे रूप में टोडरमल ने लागू किया था। ठीक है, अब आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टोडरमल व्यवस्था किससे संबंधित है? टोडरमल किस शासक के समय पर शासन कर रहा था? टोडरमल की व्यवस्था के बारे में आप बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये कोई नई व्यवस्था नहीं थी। शेर शाह ने जो जब्ती पद्धति अपनाई थी उसी का ये अपर वर्जन था। ठीक है, तो शेर शाह ने जो जब्ती पद्धति अपनाई थी उसी में सुधार उधार किया। ठीक है ना, और उसी में सुधार करने के बाद इसने टोडरमल व्यवस्था के रूप में उसको लागू कर दिया। टोडरमल व्यवस्था का मतलब टोडरमल के द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी, है ना। और ये कब हुआ था? ये अकबर के समय पर हुआ था, और टोडरमल अकबर के नवरत्न में शामिल था। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अकबर ने 1580 में अपने शासन के 24 वर्ष आईने दहसाला नामक पद्धति लागू की थी। आईने दहशाला नामक पद्धति लागू की थी। अब देखते हैं आईने दहशाला पद्धति क्या है। इसके तहत संबंधित क्षेत्र के 10 वर्षों का औसत निकालकर भू राजस्व की राशि का निर्धारण किया जाता था। यानी कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष अलग अलग उत्पादन होगा, तो अलग अलग उत्पादन से क्या है, भू राजस्व को तय करने में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष को आधार मानकर एक औसत निकाल लिया, और जो भी औसत निकल के सामने आया उसको हमने भू राजस्व की राशि को कह दिया कि इतना आपको भू राजस्व है वो देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो उत्पादन भूमि है जिससे उत्पादन बहुत ज्यादा होती है, उर्वरक भूमि है जिससे ज्यादा उत्पादन होता है, उससे अधिक राजस्व लिया जाएगा, और बंजर भूमि है उससे कम राजस्व लिया जाएगा। तो बड़े किसान ज्यादा टैक्स देंगे और छोटे किसान कम टैक्स देंगे, इससे असमानता घटेगी। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके तहत अकबर ने भूमि माफ हेतु लोहे की जंजीर का प्रयोग किया और माप के लिए
इलाही गज को आधार माना। ठीक है, ये था माप के लिए, यानी कि लेंथ मापने के लिए कि भूमि की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसके अलावा अकबर ने भूमि माप के लिए लोहे की जंजीर का उपयोग किया। देखो रस्सी से प्रॉब्लम क्या आती थी, रस्सी से प्रॉब्लम ये आती थी कि जब रस्सी अगर पानी में भीग जाएगी तो रस्सी की जो लंबाई है वो कम हो जाएगी, है ना, इसीलिए लोहे की जंजीर का उपयोग किया गया था। इसके अलावा अकबर ने भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया था, उसमें बंजर भूमि को छोड़कर शेष पर कर निर्धारण किया। यह भूमि थी कौन कौन सी। देखो भूमि को डिवाइड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि भूमि को डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा किस भूमि से कितना राजस्व हमें लेना है, किस भूमि से हमें कितना राजस्व कम लेना है। ठीक है ना, तो उत्पादकता के हिसाब से भूमियां अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, तो इसने 4 भागों में भूमि को डिवाइड कर दिया, एक थी पोलज, एक थी परती, एक थी चाचर, एक थी बंजर। तो ये शब्दावली भी आपको याद करनी है, क्योंकि ये शब्दावली भी आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, कि पोलज का संबंध किससे है, परती का संबंध किससे है, चाचर का संबंध किससे है और बंजर का संबंध किससे है। तो पोलज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि, यानी कि इस पे वर्ष के प्रत्येक साल जो है, प्रत्येक वर्ष है वो खेती की जाती है, यानी कि ऐसा कोई भी वर्ष नहीं आता जिसमें इसको खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि हर वर्ष इस पर खेती की जाती है। इसके अलावा प्रति भूमि क्या होता है, एक वर्ष छोड़कर खेती की जाने वाली, यानी कि पहले वर्ष खेती कर ली और दूसरे वर्ष खेत को खाली छोड़ दिया। इससे क्या है, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि होती है। इसके अलावा चाचर की हम लोग बात करते हैं, 3 वर्ष छोड़कर खेती की जाने वाली भूमि, यानी कि पहले वर्ष कर लिया, दूसरे वर्ष कर लिया, तीसरे वर्ष कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद नहीं, सॉरी, पहले वर्ष कर लिया, दूसरे वर्ष कर लिया और तीसरे वर्ष में गैप मार दिया, फिर जो साल आएगा फिर 2 साल के लिए फिर से करेंगे, फिर गैप मार देंगे, ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी। इसके अलावा बंजर क्या है, 5 वर्ष तक खेती ना होने वाली भूमि, यानी कि एक साल हमने खेती कर ली, फिर 5 साल के लिए गैप मार दिया, उसके बाद फिर खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि के नाम से जानते थे। देखो ये प्रश्न भी आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिए जाएंगे, पोलज, परती, चांचर और बंजर। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे हम लोग बात करते हैं, अकबर के काल में भू राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली के अतिरिक्त अन्य पद्धतियां भी मौजूद थीं। ठीक है, तो जब्ती प्रणाली ये किसके टाइम पर थी, ये शेर शाह के काल में स्थित थी, और इसी को चेंज करके क्या कर दिया, टोडरमल व्यवस्था कर दिया गया। इसके अलावा गल्ला बख्शी है, वो हम बात करेंगे, गल्ला बख्शी क्या काम करता है। ठीक है, तो खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, अब इनका मतलब क्या होता है, देखो इनका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं कि बटाई का, खेत बटाई का मतलब क्या होता है, लंक बटाई का मतलब क्या होता है और रास बटाई का मतलब क्या होता है। खेत बटाई का मतलब होता है खेत में खड़ी फसल का बखारा करना, बखारा नहीं है, बंटवारा करना। ठीक है ना, फसल यानी कि ऐसा है कि खड़ी फसल है, इसमें केंद्र का कौन सा भाग होगा, कितना भाग होगा, और राज्य का, सॉरी, केंद्र का कितना भाग होगा और जो किसान है उसका भाग कितना होगा। लंक बटाई क्या होती है, फसल काटने के पश्चात बंटवारा, यानी फसल कट गई उसके बाद फिर बंटवारा कर दिया कि मान लो आधी तुम्हारे पास है और आधी हमारे पास है। रास बटाई का मतलब क्या होता है, फसल काटकर उससे अनाज और भूसे को अलग कर अनाज का बंटवारा करना। जैसे कि गेहूं की फसल हो गई, गेहूं की फसल को क्या है, अब अनाज में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि भूसे को अलग कर दिया, अब अनाज हमारे पास आ गया, अब अनाज का बंटवारा होगा। तो इस प्रकार से भू राजस्व की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ये काम कौन करेगा, ये काम गल्ला बख्शी का काम रहेगा। एक तो हमने बात की खेत बटाई, इसमें खेत में खड़ी फसल का बंटवारा होगा। लंक बटाई, इसमें क्या है, फसल काटने के पश्चात बंटवारा होगा। एक होता है रास बटाई, इसमें फसल काटकर उससे अनाज एवं भूसे को अलग कर बंटवारा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कनकूट प्रणाली, ये क्या है, अनुमान के आधार पर कर का निर्धारण। देखो कनकुत और गल्ला बख्शी ये 2 मुख्य पद हुआ करते थे, और इनका काम ये था कि राजस्व का निर्धारण करना। और राजस्व किस प्रकार से निर्धारित हो रहा था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है, अनुमान के आधार पर कर का निर्धारण करना, यानी कि भैया इससे 100 किलोग्राम पैदा हो सकता है, या फिर 1 क्विंटल है, 100 क्विंटल है, 20 क्विंटल है, जैसे अनुमान लगाया और उसके आधार पर कर का निर्धारण कर दिया।
वस्तुतः मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की यह सभी पद्धति प्रचलित थी, किंतु सर्वाधिक क्षेत्रों में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली मैंने आपको शेर शाह के काल में पढ़ाई थी। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता दो कि इसकी क्या मुख्य विशेषता थी। ठीक है, तो इस प्रकार से भू राजस्व के क्षेत्र में इसने अलग अलग जमीन के हिसाब से अलग अलग राजस्व को इकट्ठा करने की व्यवस्थाएं बनाई, और यही व्यवस्थाएं हैं वो मुगल सम्राट को और मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाएंगी। उसके पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो उसके पास सैनिक शक्ति है वो बढ़ जाएगी, और सैनिक शक्ति जब बढ़ जाएगी तो बहुत सारे साम्राज्य को वो अपने क्षेत्र में मिला लेगा। ठीक है, अब इसके बात करते हैं मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में। देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज का ये टॉपिक है, बोरिंग है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। जब आप उठा के देखोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक से। तो हम बात करते हैं मुगल अर्थव्यवस्था के बारे में। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, जिसका आरंभ शेर शाह ने किया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ मात्रा में सोने के सिक्के भी चलते थे, और सर्वाधिक मात्रा में जो चलता था वो चांदी का सिक्का चलता था। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक जो प्रचलित आधार था वो था चांदी का रुपया। ठीक है, और इसको किसने आरंभ किया था? इसको शेर शाह ने आरंभ किया था। इसके अलावा अकबर ने अपने सिक्के पर राम सीता का अंकन करवाया था। आप सभी को मालूम है कि अकबर की हिंदू नीति थी, जिसके अंतर्गत हिंदुओं के धर्म का सम्मान करना, हिंदू धर्म का सम्मान करना, हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करना। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि राजपूतों को अपने समर्थन में लेके आना। इसके अलावा आप सभी को मालूम है कि अकबर का सपना था कि पूरे हिंदुस्तान पर उसको शासन करना है, और जब तक पूरे हिंदुस्तान पर उसे शासन करना है तब तक उसे हिंदू धर्म का समर्थन करना पड़ेगा। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से भी अकबर ने सहिष्णु की नीति अपनाई थी, इसीलिए सिक्कों पर राम सीता का अंकन करवाया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अनुयायी लोगों का समर्थन प्राप्त करना था अकबर को। इसके अलावा अकबर का सबसे अधिक मूल्य का सोने का सिक्का, इसे हम किसके नाम से जानते हैं? संशप के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अकबर ने चांदी का वर्गाकार सिक्का यानी कि जलाली एवं वृत्ताकार सिक्का इलाही चलाया। तो देखो, एक तो जलाली सिक्का है, कहां गया, और एक है सिक्का इलाही। ठीक है, सॉरी, इलाही सिक्का है। तो इलाही वृत्ताकार हुआ करता था, ये वृत्ताकार है। ठीक है, और जलाली है, ये वर्गाकार है। ये आपसे पूछेगा नहीं कि वर्गाकार है वर्त्ताकार है, लेकिन ये कभी आपसे पूछेगा नहीं। आपसे ये जो पूछेगा, ये पूछेगा आपसे इलाही शब्दावली किससे संबंधित है और जलाली शब्दावली किससे संबंधित है। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। और संशभ जो मुद्रा है वो किससे संबंधित है? सोने के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, किसके सिक्के हुआ करते थे, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शब्दावली पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी आपको सिंपल लग रही होगी, जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जहांगीर ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया और अपना चित्र अंकित करवाया। ठीक है, जहांगीर आप सभी को पता है कि चित्रकला में निपुण था, और चित्रकला के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहांगीर का शासन। तो जहांगीर ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया। ठीक है, इसके अलावा चित्र अंकित करवाया। कोई विशेष रूप से रटने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें। जहांगीर नासिरा नामक ना निसार नामक चांदी का सिक्का चलाया, तो शाहजहां ने आना नामक चांदी का सिक्का चलाया। देखो, मैंने आपको बताया था कि मुगल काल में चांदी का सिक्का अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता था, और इससे पहले के जो शासक आएंगे, मुगल काल के पहले के शासक जो आएंगे, उसने सोने के सिक्के को सोने के सिक्के को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, सॉरी। आगे हम लोग बात करते हैं, टकसालों की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के काल में थी। इस तरह मुगल मुद्रा अर्थव्यवस्था त्रिपदात्मक थी, अर्थात सिक्के सोने, चांदी, तांबे के होते थे। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर 1000 के नोट होते हैं, आपको 500 के नोट भी देखने को मिल जाएंगे, और आपको 100 रुपए के नोट भी देखने को मिल जाएंगे। तो
अब ये मान लो ये सोने का सिक्का है, इसका मूल्य अधिक है, ये चांदी का सिक्का है, इसका मूल्य अधिक है, और ये तांबे का सिक्का है, इसका मूल्य अधिक है। तो टकसालों की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के काल में थी। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक टकसालों की संख्या किसके समय में थी, तो ये औरंगजेब के काल में थी, है ना। इस तरह मुगल मुद्रा अर्थव्यवस्था त्रिपदात्मक थी, यानी कि सोने, चांदी और तांबे के सिक्के होते थे। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, टकसालों की सर्वाधिक संख्या किस के काल में थी, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक टकसालों की संख्या औरंगजेब के समय पर थी। इसके अलावा मुगल काल में बोहरा व्यापारी वर्ग महत्वपूर्ण था। इसमें हिंदू और मुस्लिम एवं जैन धर्म के लोग शामिल थे। तो देखो, बोहरा व्यापारी है, आज भी आपको बहुत सारे लोगों का सरनेम मिलेगा, तो ये व्यापारी वर्ग हुआ करता था। तो मुगल काल में व्यापारी वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि इसके माध्यम से हमारे यानी कि मुगल काल के जो राजस्व है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनकी मिलती थी, क्योंकि राजस्व वृद्धि करने में ये लोग टैक्स के रूप में पैसे दिया करते थे। इसके अलावा आयात निर्यात भी इनके माध्यम से किया जाता था एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, तो बोहरा वर्ग है, आपने सरनेम बहुत सारे लोगों का सुना होगा, तो ये बोहरा वर्ग वहीं से निकल के सामने आया है। तो ये व्यापारी वर्ग थे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बोहरा जो है वो केवल हिंदू, मुस्लिम एवं जैन, मतलब हिंदू या हिंदू में होंगे, या फिर मुस्लिम में होंगे, या फिर जैन में होंगे। बोहरा वर्ग एक व्यापारी वर्ग था। इसमें सभी धर्म के लोग शामिल थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और जैन तीनों वर्ग के लोग शामिल थे। इसके अलावा शाहजहां के काल में मौजूद अब्दुल गफ्फार बोहरा का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर माना जाता था। यानी कि शाहजहां के काल में जितना ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमाती थी, उतना बोहरा था, एक अब्दुल गफ्फार बोहरा, वो पैसा कमाता था। तो आप देख सकते हैं कि मुगल काल में बोहरा व्यापारी वर्ग का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता था। यानी कि एक कंपनी जितना लाभ कमा रही है, उतना तो एक जो व्यापारी है अब्दुल गफ्फार बोहरा वो कमा रहा है। इसके अलावा मुगल काल में इसके अलावा मुगल काल में बीमा प्रणाली एवं बैंकिंग व्यवस्था भी मौजूद थी, और सर्राफ बैंकिंग का कार्य करते थे। यह सर्राफ हुंडियां भी जारी किया करते थे। देखो, हुंडियां क्या होती हैं, आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में, कि एक पत्र जारी कर दिया कि एक समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद मैं आपको 90 रुपए के बदले 100 रुपए दूंगा। इस पे जो हुंडी हुंडी की जो कीमत थी वो होती थी 100 रुपए, और इसको 90 रुपए में बेचा जाता था। अब आम आदमी इसको क्यों खरीदेगा, क्योंकि इस पे 10 रुपए का लाभ इसको हो रहा है। ठीक है, तो हुंडियां भी जारी करता था। ये क्या है, अग्रिम धनराशि का एक माध्यम थी, जिसके माध्यम से वस्तुओं का लेन देन आसान हुआ। उसी तरह निर्माण कार्य के लिए शिल्पकारों को अग्रिम धनराशि भी दी जाती थी। यानी कि कोई भवन का निर्माण हो रहा है, कोई स्थापत्य का निर्माण हो रहा है, तो पहले से ही उसके लिए अग्रिम राशि दे दी जाती थी कि पहले भाई ये तुम राशि संभालो, अपना निर्माण कार्य पूरा करो, और उसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ेंगी, जिसे ददनी प्रथा भी कहते थे। तो ये आपको याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है ददनी प्रथा। इस पे भी 7 स्टार लगा लो, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, है ना। तो ददनी प्रथा किससे संबंधित है, शिल्पकार, धातु कर्म, या फिर मृदभांड निर्माण, या फिर बैंकिंग व्यवस्था। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे शब्दावली से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मुगल काल में बीमा प्रणाली और बैंकिंग व्यवस्था दोनों मौजूद थी। यानी कि अगर व्यापार में अगर किसी को घाटा होता है तो उसका इंश्योरेंस दे दिया जाएगा, या फिर आग लग जाती है तो भी उसको एक मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग व्यवस्था भी थी, यानी कि ऋण दिया जाता था। इसके अलावा लोन भी दिया जाता था। ऋण और लोन तो एक ही बात होती है वैसे। इसके अलावा सर्राफ जो लोग थे वो बैंकिंग का काम करते थे। इसको हम साहूकार के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, साहूकार के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। मुगल काल में नगदी फसलों की खेती प्रचलित थी, यानी गन्ना, कपास, अफीम, नील की खेती होती थी। इसके अलावा बयाना में उत्पादित नील सर्वोत्तम मानी जाती थी, जिसका प्रयोग वस्त्रों की रंगाई में किया जाता था। ठीक है, तो यहां पर जो कृषि का मुख्य आधार था वो नगदी फसल में गन्ना, कपास, अफीम और नील की खेती थी। यहाँ पर घरेलू मांग को भी पूरा करते थे। इसके अलावा जो बचत होती थी उसको निर्यात भी किया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मुगल काल में कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीक का विकास हुआ था, यानी कौन कौन से मुख्य आविष्कार इस टाइम पर हुए थे। तो मुगल काल में वैज्ञानिक तकनीक का विकास देखते हुए हम बात करते हैं।
तो मुगल काल में बादशाहों ने विज्ञान एवं तकनीक के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अपनी आवश्यकता एवं सुविधा को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक विकास को संरक्षण दिया। ऐसा नहीं है कि जो चीज यूज में नहीं आ रही है उसके विकास को हम लोग प्रोत्साहन दें। जैसे तोप के आविष्कार के लिए वैज्ञानिकों को संरक्षण प्रदान किया जाता था कि उत्तम प्रकार की आप तोप बनाओ और इस तोप की जो मारक क्षमता है वो अधिक दूरी तक हो। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बादशाहों ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से आविष्कारकों को संरक्षण प्रदान किया, यह आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा मुगल काल में ज्योतिषी, चिकित्सा, धातु विज्ञान, अस्त्र शस्त्र के निर्माण और जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन से विकास हुए थे उनको हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भवनों के निर्माण, अलंकरण की पद्धति में तकनीकी कुशलता देखी जा सकती है। यानी कि पहले भवन का निर्माण बहुत ज्यादा मजदूरों के द्वारा किया जाता था, लेकिन बहुत सारी तकनीक का ऐसा विकास हुआ जिसके माध्यम से भवन के निर्माण की जो अवधि थी वो कम होती गई। इसके अलावा भवन को अति सुंदर बनाने के लिए अलंकरण की व्यवस्था भी देखी गई। उसमें बहुमूल्य पत्थरों को उकेरा गया, इसके अलावा उस पर डिजाइन किया गया, उसके अलावा उस पर बहुत सारी चित्रकला बनाई गई। तो ये व्यवस्था भी आपको देखने को मिलती है आपको मुगल काल में। साथ ही मुगलों ने तोप एवं बारूद का प्रयोग आरंभ किया। वस्तुतः बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने के प्रयोग का प्रथम उल्लेख मिलता है। देखो, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था। ये मैंने आपको पहले बताया था, देखते हैं आपको कितना याद है, ठीक है। इसके अलावा मुगलों ने तोप और बारूद का प्रयोग किया। अब तोप और बारूद का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वैज्ञानिक तकनीक का समर्थन कर रहे हैं और वैज्ञानिक तकनीक का यूज करते हुए युद्धों को जीत रहे हैं। देखो, पानीपत के युद्ध में बाबर के पास इतनी विशाल सेना नहीं थी जितना इब्राहिम लोदी के पास सेना थी, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से आविष्कार का और तकनीक का विकास करके मुगल सल्तनत ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा अकबर ने विज्ञान के क्षेत्र में गहरी रुचि ली। इसी क्रम में उसने बीजापुर से एक वैज्ञानिक चिंतक अमीर उल्लाह सिराजी को बुलाया और एक वैज्ञानिक कैलेंडर का निर्माण किया। अकबर का विचार था कि साम्राज्य की सारी संपत्ति से अधिक यह व्यक्ति मूल्यवान है। देखो, आप सभी को मालूम है कि जो बुद्धि है, बुद्धि किसी भी प्रकार के धन से खरीदी नहीं जा सकती। ये बात अकबर जानता था। इसी प्रकार से उसने कहा कि भाई, जो साम्राज्य की सारी संपत्ति भी इस व्यक्ति से ज्यादा मूल्यवान है। सॉरी, गलती हो गई। साम्राज्य की सारी संपत्ति से अधिक यह व्यक्ति मूल्यवान है। इसीलिए हमारे देश में भी वैज्ञानिकों को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, उनके लिए ज्यादा धन राशि आवंटित की जाती है। लेकिन जितनी अमेरिका में की जाती है, जितनी चाइना में की जाती है, उतना हमारे देश में नहीं की जाती है। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने बीजापुर से एक वैज्ञानिक को बुलाया जिसका नाम था अमीर उल्लाह सिराजी, ठीक है ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है, इसने वैज्ञानिक कैलेंडर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। इसके अलावा अकबर ने स्वयं एक ऐसी यांत्रिकी विकसित की जिसके माध्यम से एक साथ 16 बंदूकों के नाल साफ किए जा सकते थे। इसी तरह एक ही साथ कई बंदूकों को चलाया जा सकता था। देखो, अब देखो, तकनीकी के माध्यम से क्या होता है, आपका जो जीवन है वो अत्यंत सरल बन जाता है। तो बंदूकों को साफ करना, क्योंकि जब भी आप बंदूक चलाते हो तो उसको आपको साफ करना पड़ता है। तो एक बार अगर एक एक बंदूक को साफ करेंगे तो 16 बंदूकों को साफ करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो सभी बंदूकों को एक साथ साफ करने में टाइम कम लगे, इसीलिए अकबर ने ऐसी यांत्रिकी का विकास किया था। इसके अलावा एक साथ कई बंदूकों को चलाया जा सकता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे जो दुश्मन हैं उनको मारा जा सकता है। तो ऐसी तकनीक का विकास भी हुआ था। इसके अलावा अकबर ने अपने समय में यूरोपियों द्वारा लाई गई जहाज से पानी निकालने की चैन पंप तकनीक को अपनाया और साथ ही वस्त्र निर्माण की इटली की रेशम सूत्रण पद्धति को भी अपनाया। दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो इटली की रेशम सूत्रण पद्धति, है ना, और एक था जहाज से पानी निकालने की चैन पंप की तकनीक। अगर जहाज में पानी भर भी जाएगा तो इससे नहीं डूबेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब जहाज पानी में उतारा जाता है तो उसमें हल्का सा एक पानी भरा जाता है जिससे कि जहाज थोड़ा सा नीचे डूबकर चले, जिससे कि उसको चलने में आसानी हो। तो जहाज में पानी भरना पड़ता है और जब आते हैं बंदरगाह पर तो जहाज से वो पानी है निकाल दिया जाता है, तो आराम से जहाज ऊपर थोड़ा सा आ जाता है, इससे चलने में आसानी होती है। तो अकबर ने दोनों तकनीक को अपनाया, एक तो जहाज से पानी निकालने की चैन पंप तकनीक, इसके अलावा इटली का
इटली की रेशम सूत्रण पद्धति। इसके अलावा जहां निर्माण में उसके विभिन्न भागों को लोहे की कील से जोड़ने की पद्धति प्रारंभ हुई, किंतु यह जहाज नहीं बना सके क्योंकि यहां लोहा लोहा मुगल काल में सिंचाई के लिए जल निकालने हेतु लीवर प्रणाली का विकास हुआ, तो साथ ही कुछ नई फसलों हेतु मक्का, तमाकू, टमाटर की खेती शुरू हुई। देखो यार, ये शब्द है थोड़ा सा, ये जो फैक्ट है ना, इस पर डाउट हो रहा है मुझे, है ना। इसको छोड़ देना, इसको मैं कल बता दूंगा आपको। इसके अलावा आगे नए फैक्ट पे आते हैं। मुगल काल में सिंचाई के लिए जल निकालने हेतु लीवर प्रणाली का विकास हुआ, तो साथ ही कुछ नई फसलों जैसे कि मक्का, तमाकू, टमाटर की खेती भी शुरू हुई। तो अगर हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में तीन नई फसलें और आई, मक्का, तमाकू और टमाटर। आप मुझे बता दो, मक्का कौन लेकर आया, तंबाकू कहां से आई और टमाटर कहां से आए? कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे, अंग्रेज लेके आए थे, स्पेनिश लेके आए थे, या फिर डैनिश लेके आए थे? ये आपको याद रखना है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है। सिंचाई के लिए जल निकालने की पद्धति लीवर प्रणाली, यानी कि क्या है, खेतों से, ये देखो ये लीवर प्रणाली है अपनी, ठीक है ना। कुएं में से पानी निकल रहा है और वो पानी कहां पर जा रहा है? खेतों की सिंचाई करने के लिए। इस प्रकार की भी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुगल काल में उन्नत वैज्ञानिक विकास ना होने का निम्न कारण था, यानी कि वैज्ञानिक विकास तो हुआ था लेकिन वो उन्नत प्रकार का नहीं था। अब कौन कौन से इसमें कारक हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। शाही कारखाने इस रूप में संचालित थे जहां श्रय की बहुलता थी, फलतः उपकरण सुधार एवं तकनीकी विकास में शासकों की रुचि नहीं थी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, जो भी काम अगर सरकार के द्वारा किया जाएगा तो उसमें इतना विकास नहीं हो पाएगा, उतना आविष्कार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक फिक्स सैलरी उन लोगों को मिल रही है। जब फिक्स सैलरी उनको मिलेगी, उनकी जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व नहीं हो पाएगा, तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा दूसरी तरफ जाति व्यवस्था सस्ता श्रम उपलब्ध कराने में सक्षम रही। इसके दूसरी तरफ जाति व्यवस्था सस्ता श्रम उपलब्ध कराने में सक्षम रही, अतः श्रम एवं समय बचाने वाली तकनीक तथा यंत्रों की जरूरत ही नहीं समझी गई। देखो देखो, तकनीक का विकास क्यों करते हैं? अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। लेकिन उस टाइम पर सस्ता श्रम उपलब्ध था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास रोजगार नहीं था। अब सस्ता श्रम उनके पास उपलब्ध होगा तो नई तकनीक का विकास नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से जापान है, जापान के लोगों की संख्या बहुत कम है, तो जापान ऐसी तकनीक का विकास करता रहता है जिसके माध्यम से उसका जो काम है वो आसान हो जाए। लेकिन हमारा जो भारत है उसके पास श्रम की उपलब्धता है, यानी कि कम श्रम में ही बहुत सारे लोग उपलब्ध हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा जो हमें यंत्र और तकनीक का जरूरत नहीं पड़ती थी जिसमें समय और कम की कमी हो। इसके अलावा मुगल अभिजात्य एवं कुलीन वर्गों द्वारा कारीगरों को संरक्षण दिया गया, अतः निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों को प्राथमिकता प्राथमिकता दी गई, है ना। अभिजात वर्ग एवं कुलीन वर्गों द्वारा कारीगरों को संरक्षण दिया गया। अब ये कारीगर क्या करेंगे? कारीगर जो भी निर्माण करेंगे वो हस्तशिल्प का निर्माण करेंगे, यानी कि कढ़ाई करने का काम करेंगे, या फिर कपड़े बनाने का काम करेंगे, या फिर चमड़े से जूते बनाने का काम करेंगे। ये सब काम करेंगे कौन? करेंगे कारीगर। अब जब कारीगर निपुणता से काम कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती है तो उसका वैज्ञानिक विकास भी नहीं होता है। इसके अलावा मुगल काल में शिक्षा मुख्यतः धर्म से जुड़ी हुई थी, अतः धार्मिक आस्था एवं अंधविश्वासों से वैज्ञानिक तकनीकी पहलू दब गए। यही वजह है कि वैज्ञानिक तकनीक क्षेत्र में मुगल विकास नहीं कर सके। मुगल काल में शिक्षा मुख्यतः धर्म से जुड़ी हुई थी। जब तक शिक्षा मुख्यतः धर्म से जुड़ी हुई होगी तब तक विकास नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से धार्मिक युद्ध हुए थे, कहाँ? यूरोप में। इसके अलावा अंधकार का युद्ध चल रहा था, किसमें? यूरोप में। उसी प्रकार से जब अंधकार के युग से जब बाहर लोग आए तो उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक का समर्थन किया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक तकनीक और धर्म है वो अलग अलग हो गए। शिक्षा को धर्म से अलग कर दिया गया था। जब तक शिक्षा से धर्म अलग नहीं होगा तब तक चीजें गलत चलती रहेंगी, ठीक है ना। तब तक वैज्ञानिक और तकनीकी का विकास नहीं हो पाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं शिवाजी की। शिवाजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। शिवाजी की हम लोग बात करेंगे। देखो, आज का जो टॉपिक था हम लोगों ने पढ़ा था, काफी बोरिंग था,
काफी बोरिंग था, क्योंकि ये सब चीजें मुझे भी पढ़ाने में थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी, कोई मजा नहीं आ रहा था। लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं इनमें से। तो हम लोगों ने आज बात की थी मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, है ना, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आज बात की थी मुगलों की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब रटने वाली चीज है, समझने वाली कोई चीज है ही नहीं है। तो इन सब चीजों में आपको रटना है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो शिवाजी के बारे में बात करेंगे। शिवाजी हमारे आ जाएंगे। शिवाजी की जो अवधि होगी 1627 से 1680 इसकी अवधि होगी। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है कि पीडीएफ कहां से मिलती है, तो भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। कैपिटल बी होता है इसमें, बाकी सब स्मॉल है। और भूपेंद्र सिंह और दिनकर के बीच में स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और 1 तारीख से मेरा प्लस कोर्स है वो भी लॉन्च हो रहा है ना। इसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरा 1 साल का हमारा टारगेट रहेगा, है ना। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, देना चाहते हैं, तो वो इसको ले सकते हैं। इस कोड का यूज करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को वो ले सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं शिवाजी के बारे में। 1627 से 1680 इसकी अवधि है, समझ में आया। 1627 से 1680 इनकी अवधि है। देखो शिवाजी जो है मुगल काल में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मुगल काल को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मुगल काल की नींव उखाड़ने में और नींव डगमगाने में बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब पहले शिवाजी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम क्या था, इनके गुरुजी कौन थे, इनके संरक्षणकर्ता कौन थे, ये हम लोग बात करेंगे। इनने युद्ध कौशल की जो विधि है वो कहां से सीखी थी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पिताजी की हम बात करते हैं, तो पिताजी शाहजी भोसले थे। आरंभ में मुगलों की सेवा में थे, तो पुणे की जागीर मिली इनको, ठीक है ना। तो आरंभ में ये मुगल की सेवा में थे, इसके बाद ये कहां पर चले गए, ये बीजापुर की सेवा में चले गए थे। इसके अलावा जब छीन ली तो बीजापुर सेवा में चले गए, है ना। आरंभ में ये मुगलों की सेवा में थे, ठीक है। इसके बाद जब बीजापुर अलग हुआ तो ये बीजापुर की सेवा में चले गए। इसके अलावा माता जी की बात करते हैं, तो इनकी माता थी जीजाबाई। इसके अलावा बात करते हैं गुरुजी के, तो इनके गुरुजी का नाम था रामदास। बहुत सारे स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसको भी 7 स्टार लगा लो। इसके अलावा संरक्षण करता है कौणदेव। कौन है संरक्षणकर्ता? कौणदेव। इसके अलावा 1657 में मुगलों से शिवाजी की तकरार हुई और 1665 में पुरंदर की संधि हुई, ठीक है। तो शिवाजी और मुगलों के बीच में मतलब तकरार हुई, यानी कि विरोधी युद्ध हुआ। युद्ध का मतलब छोटा मोटा युद्ध था, है ना, यानी कि विवाद बढ़ा। और विवाद बढ़ने के बाद क्या है, पुरंदर की संधि हुई। और पुरंदर की संधि के माध्यम से 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच में एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अधिकारियों का वर्ग अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं। इसको हम अष्ट प्रधान के नाम से जानते हैं। यह भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि अष्ट प्रधान किससे संबंधित है, शिवाजी के प्रशासन से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूं कि अष्ट दिग्गज, देखो अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान थे ये हमारे थे शिवाजी के टाइम पर, और अष्ट दिग्गज थे ये किसके समय पर थे, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसके अलावा इनमें पेशवा प्रमुख था और विदेश मंत्री सुमंत कहलाती थी। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि सुमंत शब्दावली किससे संबंधित है, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री, या फिर कृषि मंत्री, या फिर सैन्य प्रधान। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सुमंत जो है विदेश मंत्री, जिस प्रकार से सुमित्रा महाजन थी, आपको कैसे भी याद करना है आप याद कर लो उसको, सुमंत है वो विदेश मंत्री थी। इसके अलावा पेशवा थे, पेशवा प्रमुख भूमिका निभाया करते थे। पेशवा एक तरह से प्रधानमंत्री के समान हुआ करते थे और यही प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को सुधारते थे। इसके अलावा बहुत सारी रणनीतियां बनाते थे। और बात करते हैं सैन्य प्रशासन में, तो सैन्य प्रशासन में भी पेशवा की प्रमुख भूमिका थी। और आप देखोगे कि साहू जी के बाद पेशवा प्रमुख धारा में आ जाते हैं और छत्रपतियों की कोई भी चीजें आपको नहीं देखने को मिलती हैं, और पेशवा शासन में प्रमुख भूमिका निभाता है ना। इसके अलावा इस अष्ट प्रधान की नियुक्ति स्वयं
शिवाजी करते थे, उन्हें किसी भी आधार पर मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा मौजूद नहीं थी। मंत्रिमंडल में क्या होता है, कोई भी नीति होगी, इस नीति का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते थे, और कोई भी गलती हुआ करती थी तो उसकी जवाबदेहिता भी वो खुद ही लेते थे। ये आपको चीजों को देखने को मिलेगी। तो मंत्रिपरिषद हम लोग नहीं बोल सकते। मंत्रिपरिषद क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था। ये बात आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई गलत नीति बनती है तो गलत नीति का उत्तरदायित्व पूरी की पूरी मंत्रिमंडल लेगी, ना कि कोई एक मंत्री लेगा। इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन अष्टप्रधान की नियुक्ति में शिवाजी के द्वारा ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं देखने को मिलेगा। जिस मंत्री ने गलती की है, जिस मंत्री ने नीति बनाई है, उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करवाया है, तो उसी मंत्री की गलती मानी जाएगी, है ना। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या बोलता है, शिवाजी ने अपने राज्य में भूमि की माप कर भू राजस्व का निर्धारण किया। इस संदर्भ में अहमदनगर के मलिक अंबर की पद्धति से प्रेरित था। भूमि माप के लिए शिवाजी ने काठी का प्रयोग किया। काठी का मतलब लकड़ी का प्रयोग किया। आरंभ में इन्होंने भू राजस्व की दर 33% निर्धारित की और इसे बढ़ाकर 40% कर दिया। देखो, भू राजस्व जितना लिया जाएगा उतना ही हमारे पास रेवेन्यू मिलेगा, और रेवेन्यू हमारे पास जब मिलेगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी सैन्य प्रशासन की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और शिवाजी को एक बड़े क्षेत्र पर शासन करना था, एक पूरे हिंदुस्तान पर शासन करना था। इसके अलावा एक हिंदू राज्य की स्थापना करनी थी। इसके लिए इनके लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए पहले भू राजस्व की जो कर थी वो 33% थी, और इसे बढ़ाकर 40% कर दिया। और ये किसके शासन में 40% था? ये मलिक अंबर पद्धति थी। इसके शासनकाल में ये पद्धति आपको उभरकर सामने आएगी। ठीक है। शिवाजी ने अपने राज्य में भूमि की माप कर का भू राजस्व का निर्धारण किया, यानी कि अगर 100 बीघा जमीन है तो इससे 100 क्विंटल जो अनाज है वो लिया जाएगा। अगर 50 बीघा जमीन है तो इससे 50 क्विंटल अनाज लिया जाएगा। यानी कि छोटे किसान से कम कर और बड़े किसान से ज्यादा कर लिया जाएगा। ठीक है ना। ये आपको बातें हैं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शिवाजी के राज में छत्रपति का न्यायालय सर्वोच्च था, जिसे हाजिर मजलिस के नाम से जानते हैं। तो ग्राम स्तर पर पाटिल न्याय व्यवस्था का कार्य करता था। यानी कि आपको न्याय व्यवस्था में केंद्रीकरण की व्यवस्था देखने को मिलेगी। यानी कि सेंट्रल लेवल पर एक था हाजिर मजलिस, और स्टेट लेवल पर और ग्राम लेवल पर हम लोग बात करते हैं तो ये पाटिल था। देखो, इनके जो राज्य थे उनको भी हम लोग अगर बात कर लें केंद्र, राज्य और ग्राम के क्षेत्र में बात कर लें, तो उसी प्रकार से हम विकेंद्रीकरण की अवधारणा को इसमें बात करेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत। देखो, ये आय है, ये आय है, आय। ठीक है। तो शिवाजी के राज्य में आय का सर्व प्रमुख स्रोत चौथ और सरदेशमुख था। ठीक है ना। चौथ कर क्या होता है, सरदेशमुख कर क्या होता है, ये हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, जब हम पेशवा को ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि चौथ कर और सरदेशमुख कर के माध्यम से यहां पर अत्यधिक रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है। इसके अलावा शिवाजी ने राज्य की नियमित वेतनभोगी सेना नियुक्त की, जिसे बरनी सेना के नाम से जाना जाता है, जबकि विभिन्न मराठा सरदारों द्वारा नियुक्त की जाने वाली सेना को सिलहदार सेना कहा जाता है। तो ये दो शब्दावली है, ये भी आपको याद रखनी है कि जिसको वेतन मिलता था नगद के रूप में, इसको बरनी सेना के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा जो वर्जन है वो सिलहदार कहलाता है। इसके अलावा शाही घुड़सवार सेना पागा कहलाती थी, ये भी 7 स्टार है। थी पैदल सेना में सबसे निचले स्तर पर पाइक नामक इकाई थी। पाइक नामक इकाई थी। ठीक है। जिसमें सैनिकों की संख्या 9 थी तथा सबसे ऊपर सर नौबत होता था। सर नौबत नाम है इसका, सरे नौबत। ठीक है। तो ये शब्दावली आपको याद रखनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। 7 स्टार लगा लो। सरे नौबत कौन था, 7 स्टार लगा लो। पागा किसको बोलते हैं, 7 स्टार लगा लो। सिलहदार कौन थे, ये लगा लो। ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, किसने किसको मारा काटा, ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, विश्वास करो मेरा। शिवाजी ने किलों के निर्माण में सर्वाधिक ध्यान दिया और किले के अंदर 3 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की, और इसमें पृथक्करण की अवधारणा को अपनाया। ठीक है। तो किला क्यों महत्वपूर्ण है? किला किसी भी राज्य की सुरक्षा के लिए किले के दुर्ग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किला अगर नहीं होगा
किला अगर नहीं होगा, एक निर्धारित सीमा अगर आपकी नहीं होगी, तो कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आप पर आक्रमण कर देगा और आसानी से आपके क्षेत्र को जीत लेगा। तो युद्ध क्षेत्र में किले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा प्रशासन के क्षेत्र में भी किले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा शिवाजी ने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था, जिसका प्रमुख दौलत खां था। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना नौसेना के एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना मुश्किल काम था। इसीलिए इन्होंने थल सेना से ज्यादा नौसेना पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और आप सभी को मालूम है कि पुर्तगालियों की भी नौसेना थी, वो अत्यंत अच्छी थी, और पुर्तगालियों से भी अच्छी जो सेना थी वो अंग्रेजों की थी। और किस प्रकार से अंग्रेजों ने नौसेना के माध्यम से फ्रांसिस को हराया, पुर्तगालियों को हराया, ठीक है। इसीलिए नौसेना अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो इसलिए शिवाजी ने नौसेना पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इसके अलावा शिवाजी ने काशी के पंडित गंगा भट्ट से अपना राज्य अभिषेक कराया, किंतु कुछ ही दिनों के भीतर माता की मृत्यु हो जाने से इसे अशुभ मानते हुए एक तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी से पुनः राज्य अभिषेक करवाया। देखो, जो शिवाजी थे वो ओबीसी कास्ट से संबंध रखते थे और ये क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे, लेकिन इन्होंने कर्म के आधार पर क्षत्रिय धर्म को अपनाया। तो पंडित गंगा भट्ट थे, इन्होंने राज्य अभिषेक करवाया और इनको छत्रपति की उपाधि दी। इसके अलावा कुछ ही दिनों में माता की मृत्यु हो गई, तो एक तांत्रिक था गोस्वामी, उसने बोला कि देखो ऐसा है कि तुमने जो राज्य अभिषेक करवाया है वो अशुभ घड़ी में हुआ है। तो इन्होंने फिर से राज्य अभिषेक करवाया। किससे? गोस्वामी से करवाया। इसके अलावा इसी क्रम में इन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक एवं क्षत्रिय कुल वंतमाशा की उपाधि ली, यानी कि हिंदू धर्म उद्धारक, यानी कि हिंदू धर्म का फिर से उद्धार हम लोग करेंगे। क्योंकि सल्तनत काल के समय से ही मुस्लिम धर्म की जो मुस्लिम धर्म की जो क्या नाम से प्रतिष्ठा है वो बढ़ गई थी और हिंदू धर्म को बहुत हीन भावना से देखा जाता था। तो इन्होंने बोला कि भैया हम तो जो है सबसे पहले हिंदू धर्म को फिर से रिवाइव करेंगे, है ना। इसके अलावा शिवाजी के राज्य अभिषेक का निम्नलिखित महत्व देखा जा सकता है कि क्यों उन्होंने अभिषेक करवाया। शिवाजी अब एक भूस्वामी के स्तर से ऊपर उठकर एक राज्य के प्रमुख के रूप में स्थापित हुए, अर्थात समकालीन राज्यों एवं राजाओं के समकक्ष स्थापित हो गए थे। यानी कि पहले वो एक सेवक थे, यानी किसी राज्य के अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये राज्य के प्रमुख बन गए थे, इसलिए इन्होंने राज्य अभिषेक करवाया, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एक बड़े साम्राज्य को, एक बड़े राज्य को ये संभाल रहे थे, उसकी प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को ये देख रहे थे। इसके अलावा अपने समकालीन मराठा सरदारों से ऊपर उठकर सर्वोच्चता प्राप्त की। यानी कि आप सभी को पता है कि 10 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन 10 लोगों में से एक आदमी जो है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, तो जो 9 आदमी है वो इसको नेता घोषित कर देंगे। इसलिए उन्होंने राज्य अभिषेक करवाया, क्योंकि वो क्षमतावान व्यक्ति थे। इसके अलावा महाराष्ट्र धर्म के संतों यानी कि ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास समतावादी नारे एवं उद्देश्य के बावजूद भी समाज में ऊंच नीच की भावना मौजूद होने का पता चलता है। तो तभी तो शिवाजी को काशी के ब्राह्मण से राज्याभिषेक करवाना पड़ा, ठीक है। तो आपको जब मैंने भक्ति आंदोलन पढ़ाया था तब मैंने आपको ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम इन चारों पांचों के बारे में मैंने आपको बताया था। इन चारों पांचों ने जाति व्यवस्था का विद्रोह किया था। तो जाति व्यवस्था का विद्रोह करने के परिणाम स्वरूप क्या है, ऊंच नीच की भावना कम हो चुकी थी। लेकिन धार्मिक आंदोलन की वजह से, भक्ति आंदोलन की वजह से बहुत सारे जो उच्च कुल के जो ब्राह्मण थे वो असंतुष्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई नीचे कुल का जो व्यक्ति है वो क्षत्रिय धर्म को अपनाए और वर्ण व्यवस्था का विरोध करे। इसीलिए तो उन्होंने काशी के ब्राह्मण से राज्य अभिषेक करवाया, ना कि महाराष्ट्र के किसी पंडित से, क्योंकि महाराष्ट्र का कोई भी पंडित इनका राज्य अभिषेक करने से मना कर रहा था, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग देख लेंगे। इसी तरह समाज में अंधविश्वास एवं तंत्र मंत्र के प्रचलन की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद हम कल बात करेंगे मुगल सिख संबंध के बारे में। मुगल सिख संबंध के बारे में बात करेंगे कि मुगल और सिखों का संबंध किस प्रकार का था। इसमें गुरु नानक की हम लोग बात करेंगे, गुरु अंगद की हम लोग बात करेंगे, गुरु अमरदास की हम लोग बात करेंगे, गुरु रामदास की हम लोग बात करेंगे, गुरु अर्जुन देव की, गुरु हरगोविंद की, गुरु हरराय की और गुरु हरकिशन की, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु हैं
अब इन 10 गुरुओं के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी मुगल कालीन समय की, उन घटनाओं को, उन महत्वपूर्ण परिदृश्य को भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे वहीं से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। इसके बाद इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत है वो खत्म हो जाएगा। मैं मध्यकालीन भारत की आपको सारी की सारी पीडीएफ है वो मैं आपको एक कंपाइल करके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो हम लोग शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य के बारे में हम आधुनिक भारत में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो शिवाजी आ रहे हैं, केवल इनका वर्णन मिलेगा, औरंगजेब के समय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसलिए शिवाजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कौन कौन से आए थे हमारे सिख लोग, सिख जो गुरु हैं उन्होंने किस प्रकार से मुगल साम्राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। ये सब चीजें भी हम लोग देखेंगे। देखो, पीडीएफ आपकी सभी मिल जाएंगी भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से। इसके अलावा बीके लाइव कोड का आपको यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेने पर, ठीक है। तो पीडीएफ से लेकर कोई समस्या आपको हो तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कल हम बात करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।